हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके। कैसी है हमारी क्लास, कैसे है हमारे भैया पेस कॉमर्स बैच और मेरे वन शॉट वाले स्टूडेंट्स। बहुत दिनों बाद मिल रहा हूं, बट जो अगला सेशन होगा वो बहुत दिनों बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई अब कोर्स खत्म कराना है तुम्हारा। ठीक है। मीडियन एंड मोड सर इतना लेट क्यों कर दिया सर, हमको बहुत आपकी याद आ रही थी सर, मीडियन मोड क्यों लेट कर दिया। भाई कमेंट्स में लिखते ही नहीं हो तुम, जोर ही नहीं लगाते कमेंट्स में, नेक्स्ट वीडियो चाहिए नेक्स्ट वीडियो चाहिए। अब कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर का बहुत जल्द वीडियो लेकर आऊंगा और स्टैट्स पूरा खत्म करवा दूंगा, बट थोड़ा कमेंट्स में जोर डालो यार, कमेंट्स में बोलो मैंने आधा चैप्टर खत्म करवाया। ठीक है। गिनती के 20, 30, 50 बच्चे मैसेज कर रहे हैं, 50 बच्चे मैसेज करेंगे तो यार कैसे मोटिवेशन आएगा भाई। है 10,000 बच्चे देख रहे हैं तो मैसेज भी तो उतने ही करो यार। ठीक है। तो भाई अब मीडियन एंड मॉड जो कि हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का सेकंड पार्ट है, उसको आगे लेके चलते हैं। सर्दियां आ गई है दिल्ली में भाई, तो बस अपन जैकेट वैकेट में आ गए हैं, बाल वाल कटवा लिए हैं। अब लेक्चर नंबर, दिस इज लेक्चर नंबर 1, मतलब लेक्चर नंबर 1 क्या बोले तो वैसे ही लिखा हुआ है। दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 2 पार्ट्स में मैंने पढ़ाया, बहुत बड़ा चैप्टर था, तो मीन वाला पार्ट मैंने अलग पढ़ा दिया, वो आई होप आप लोग क्लियर करके आए होंगे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन एंड मॉड अब हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मॉड कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड साथ ही साथ मेरे भाइयों मीडियन एंड मॉड तो कराऊंगा ही कराऊंगा। एक चीज तुमको प्रॉमिस करी थी अरिथमेटिक मीन के अंदर मैंने, कि भाई एक ट्रिक मेथड से जितना भी इस चैप्टर का थ्योरी है, मीन मीडियन मॉड, इसके फीचर्स मेरिट्स डीमेरिट्स, एक ट्रिक से याद करवाऊंगा। ट्रिक है सच कोई मैं वो नहीं लाया कि तुमको ये लो भाई ये गोली आती है 20 रुपए की मार्केट से मिलेगी, इससे याद हो जाएगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट मेहनत थोड़ी सी स्मार्ट वे में हो जाएगी, एफर्ट्स हमारे बच जाएंगे। ठीक है। लास्ट में ये चीज करेंगे तो लास्ट तक बने रहना इसके लिए। पहले मीडियन और मॉड कैसे फाइंड आउट करते हैं देखते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारे चैप्टर का नाम है, मीडियन और मॉड दोनों निकालना थे, सीखने वाले हैं भाई। भाई देखो व्हाट इज मीडियन पहले जानना जरूरी है, जल्दी जल्दी फटाफट क्लास लेके चलेंगे। फटाफट का मतलब ये नहीं है कि समझ नहीं आएगा, बट कंसेप्ट्स फटाफट बताओ सर, वन शॉट है, हमको फटाफट देखना है, तो उसी हिसाब से क्लास चलेगी, हंसी मजाक चलता रहेगा, बट कंसेप्ट पे पहले पहुंचेंगे भाई। व्हाट इज मीडियन भाइयों और बहनों? मीडियन इज द actual central tendency और median is the actual middle value of the observations। मतलब कि अगर 10 लोग खड़े हैं इत्थे, 10 लोग खड़े हैं इत्थे, तो मैं उनके बीच में खड़ा हूं, I am the median of all those observations। सर सेंट्रल टेंडेंसी, मीन और मॉड भी तो होते हैं, वो होते हैं, बट उन सेंट्रल टेंडेंसीज को मेजर करने का या उनकी डेफिनेशन कुछ और है। बट द एक्चुअल, मतलब मैं बोलूं तो एक्चुअल मिडल वैल्यू, द एक्चुअल मिडल वैल्यू ऑफ अवर ऑब्जर्वेशंस इज मीडियन। मीडियन हमारी ऑब्जर्वेशंस को 2 इक्वल भागों में बांट देता है। अगर मैं ऑब्जर्वेशन हूं और मैं मीडियन हूं, तो मेरे 10 लोग इधर होंगे, 10 लोग इधर होंगे, या 5 लोग इधर होंगे, 5 लोग इधर होंगे, या 100 लोग इधर होंगे और 100 लोग इधर होंगे। मैं सारी ऑब्जर्वेशंस को 2 इक्वल भागों में बांट रहा हूं, तो मैं मीडियन कहलाऊंगा। मीडियन इज डिफाइंड एज द मिडल वैल्यू ऑफ द सीरीज व्हेन द डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यह भी बहुत जरूरी बात है। मीडियन के केस में चाहे मॉड हो चाहे मीन हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर इतना मैटर नहीं करता, बट इन केस ऑफ मीडियन ascending and descending order is very important. We need to arrange the data in ascending or descending order. मॉड में भी करना होता है, मॉड में भी मैंडेटरी होता है, मतलब मॉड में भी हम, क्योंकि ये दोनों जो थी ना, अगर तुमको याद हो मैंने थ्योरी में कराया था मीन की, ये पोजीशनल सेंट्रल टेंडेंसीज है, मीडियन भी और मॉड भी। पोजीशनल मतलब कि पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों में ही असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बहुत मैंडेटरी है। मीन में इतना जरूरी नहीं होता, बट इनमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा मीडियन और मॉड दोनों में ही क्या रहेगा, जो भी हमारा डेटा है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना, दैट विल बी आवर फर्स्ट और फोरमोस्ट स्टेप। इसके फॉर्मूलाज क्या होंगे भाई?
तुमको एक बात बताता हूं, मीडियन के दो फॉर्मूलाज रहेंगे, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के लिए ये, और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए कुछ और ही फॉर्मूला रहेगा। पहले बात मीडियन की कर रहे हैं, मॉड में बात पे आएंगे, ठीक है। तो मीडियन का इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज का जो फॉर्मूला रहता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन, साइज ऑफ n+1/2th टर्म। अरे n+1/2 लिख दो, क्या है ये? साइज क्या होता है अभी बताएंगे, सब चीजें बताएंगे। साइज क्या होता है, n क्या होता है, क्या करना है, कैसे करना है, क्वेश्चन से समझाएंगे। ऐसे मजा नहीं आता भाई। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन लेके आएंगे और उससे समझाएंगे। बट सर इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज क्या है, मैं भूल गया। अगर भूल गए हो तो जाके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा वाला चैप्टर देखो, वहां पे मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन करा हुआ है। बट स्टिल सर एक बारी जल्दी से बता दो भाई, इंडिविजुअल सीरीज होता है हमारा रॉ डेटा। हमारा रॉ डेटा को इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। रॉ डेटा मतलब जो हमारा कलेक्टेड डेटा है, जो भी हमने डेटा कलेक्ट करा था कलेक्शन ऑफ डेटा के अंदर, उसको एज इट इज लिख देते हैं, दैट इज अवर इंडिविजुअल सीरीज। सर एग्जाम्पल दो ना यार। सर एग्जाम्पल के बिना नहीं समझ आंदा हमने को। देखो भाई, ये होता है एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल सीरीज का। 9 बच्चे थे, 9 बच्चों के मार्क्स मैंने गैदर करे, उनसे पर्सनली जाके पूछा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करा उनसे, एंड 9 बच्चों के मार्क्स मैंने ऐसे ही रैंडमली लिख दिए, ठीक है। जैसे डेटा कलेक्ट करा था उसी हिसाब से लिख दिया। तो ये मेरा भाई इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है। अब इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन मेरे को मिल गया है। इसमें मीडियन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला भी मैंने तुमको बता दिया है। मीडियन का फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल सीरीज के अंदर n+1/2th टर्म। साइज भी लिख दो या फिर बस ऐसे भी लिख दोगे ना n+1/2th टर्म तो भी ठीक है। अब व्हाट इज n और ये 1th टर्म, ये क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या कहा था, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करा तो आंसर निकाल भी दोगे तो गलत आंसर आएगा। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा, सबसे छोटी वैल्यू 11 थी, फिर 15, 17, 18, 19, 20, इनको मैंने अरेंज कर दिया 9 की 9 ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में। तो व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। व्हाट इज n हेयर? n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है मेरे भाई? सर जी 9 है। तो मीडियन क्या होगा? n+1/2th टर्म। n+1 होता है 10, 10/2 इज 5th टर्म। तो हमारा आंसर क्या आया सर? हमारा आंसर आ गया 5। चलो छुट्टी। 5 आंसर नहीं है, 5th टर्म आंसर है। तो देखो भाई, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ पहले ही अरेंज करके आया हूं, और तुम भी इसी हिसाब से टेबल बनाकर अरेंज कर देना प्लीज, तुम्हारे लिए ही बेटर रहेगा। तो भाई 5th टर्म कौन सी है? 19। 19 इज अवर 5th टर्म। तो द मीडियन इज इक्वल्स टू 19। मीडियन कितना निकल कर आ गया? 90। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मीडियन आपने फाइंड आउट कर दिया। सर कोई लोड नहीं है, कोई परेशानी नहीं है मेरे भाई, अभी नहीं परेशानी, परेशानी तो यहां आएगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्या होगा, ऐसा क्या फर्क है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में भी अपने पास 8 बच्चे हैं, 8 बच्चों के रैंडमली मार्क्स अरेंज्ड है। बट इस बारी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको दिखाई देगा कि एक काम हमारा पहले से ही आसान हो रखा है। ये जो इंडिविजुअल सीरीज का डेटा है ये असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज्ड है, ठीक है। इन्होंने थोड़ी सी हमारी मदद कर दी, क्वेश्चन देने वालों ने। इन्होंने कहा ये ले मेरे लाडले, तेरे को असेंडिंग ऑर्डर में दे दूंगा सारी वैल्यूज। तो मैंने बस इसके ऊपर लिख दिया कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म पहले ही लिख देता हूं क्योंकि बाद में जो भी आंसर आएगा उसका इस्तेमाल अपने को करना पड़ता है। फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म और 8th टर्म। तो टोटल 8 बच्चों का डेटा था, 8 की 8 टर्म्स लिख दी हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, कोई लोड नहीं है। सीधा आऊंगा फॉर्मूला के ऊपर। मीडियन इज इक्वल्स टू n+1/2th टर्म। n+1/2th टर्म, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज
8 प्लस 1/2th टर्म। सर थोड़ा सा ना गड़बड़ हो रही है। 8 + 1 होता है 9, 9 डिवाइडेड बाय 2 इज 4.5th टर्म। ओहो हो सर भाई फंस गया। ओहो हो टेंशन हो गई। अरे यार यहां पर 4th टर्म है, 5th टर्म है, ये 4.5th टर्म कहां से उठा के ले आए सर जी आप? है मेरे भाई बताओ यार, ये 4.5th टर्म कहां से निकालूं? थैंक यू। चाय आ गई है भाई मेरी, चाय बाद में पियेंगे। अब 4.5th टर्म निकालने के लिए 4.5 का मतलब क्या होता है? अगर एक नंबर लाइन बनाए तो सर 4.5 जो होगा वो 4th टर्म और 5th टर्म के बीच की वैल्यू होगी। ठीक है, 4th टर्म और 5th टर्म के बीच की वैल्यू होगी। तो मैं तुम्हारे को बोलता हूं मीडियन क्या है? 4th टर्म और 5th टर्म के बीच की वैल्यू। अगर मुझे 4th और 5th टर्म की बीच की वैल्यू निकालनी है तो आपने ये क्या कर दिया सर? अरे मैंने उन दोनों का एवरेज निकाल दिया। 4th टर्म ली, 5th टर्म ली, वो डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो 4th और 5th टर्म के सेंटर वैल्यू निकल कर आ जाएगी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर इवन नंबर। ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है सर, ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना, ये ऑड वाले केस में अप्लाई होता है। नहीं मेरे भाई, मीडियन का यही फॉर्मूला रहेगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऑड इवन कोई सीन नहीं है, बस मीडियन का यही फॉर्मूला होगा n + 1/2th टर्म। जब एक होल नंबर हमारे पास आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आती, आंसर निकल जाता है। बट जब एक डेसिमल नंबर हमारे पास आता है तो हमको थोड़ी सी अपनी कॉमन मैथ्स, जो कि हम 11वीं 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं, कि किसी भी टर्म की मिडल वैल्यू अगर अपने को निकालनी है भाई साहब 4.5th मतलब 4th और 5th टर्म की मिडल वैल्यू, तो मैं उसका एवरेज निकाल लेता हूं। ठीक है, एवरेज मतलब मीन। 4th टर्म कौन सी है मेरे भाई? 14 है। 5th टर्म कौन सी है? 18 है। डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, ये कितना हो जाएगा? 18 प्लस ये हो जाएगा 32। 32 डिवाइडेड बाय 2 इज 16। ठीक है, 16 इज द वैल्यू ऑफ मीन, इज द वैल्यू ऑफ मीडियन ओवर हियर। तो इंडिविजुअल सीरीज में इससे अलग कुछ नहीं आ सकता। इंडिविजुअल सीरीज में या तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसी हो? इवन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसी है? इवन। इससे अलग नहीं आ सकता इंडिविजुअल सीरीज में। या फिर ऐसी जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या हो? ऑड। कोई अलग फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। होल नंबर आ जाए तो डायरेक्ट आंसर निकल जाता है, अगर डेसिमल नंबर आ जाए तो थोड़ी सी बेसिक मैथ्स लगा लेते हैं। और जो भी है, अगर मान के चलो यहां पे 7.5 होता तो 7th और 8th टर्म की मिड वैल्यू 7th टर्म प्लस 8th टर्म डिवाइडेड बाय 2 कर देता। बात खत्म, पैसा हजम। आगे चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज के ऊपर। सर डिस्क्रीट सीरीज याद नहीं आ रहा, क्या हुआ था सर? भूल गया मैं, डिस्क्रीट सीरीज क्या हुआ था, भूल गया भाई। जाके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का वन शॉट पढ़ा है, यूट्यूब के ऊपर पढ़ा है, पेस कॉमर्स बैच में पीडब्ल्यू ऐप पे है, जहां पर भी तुम देख रहे हो वहीं पर देख लो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का। हल्का सा पीडीएफ भी देख लोगे तो याद आ जाएगा। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती थी? डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हमको वेरिएबल प्रोवाइडेड होता था, एक डिस्क्रीट वेरिएबल। ये वेरिएबल भी कौन सा होता था? ये डिस्क्रीट वेरिएबल कहते थे इसको, जिसको एक्स से डिनोट करा जाता है। इसके क्या क्या अलग अलग नाम होते हैं एक्स के? इसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम क्लास मार्क भी होता है, क्लास मार्क भी कहते हैं, और डिस्क्रीट वेरिएबल भी इसी को कहा जाता है लाडले। डिस्क्रीट वेरिएबल्स दिए होते हैं एंड उसके करस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है द नंबर ऑफ टाइम्स दिस वेरिएबल रिपीट्स इटसेल्फ। क्या मतलब? मान के चलो बच्चों के मार्क्स आए हैं, किसी के 10 आए हैं, किसी के 12 आए हैं, किसी के 14 मार्क्स आए हैं टेस्ट में, किसी के 16 आए हैं, किसी के 18 मार्क्स आए हैं। तो अब 12 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं? 12 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं?
4 बच्चे हैं, तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 कि 10 मार्क्स लाने वाले 4 बच्चे, 12 मार्क्स लाने वाले 2 बच्चे, 14 मार्क्स लाने वाला एक ही लड़का है, 16 मार्क्स लाने वाले 4 बच्चे और 18 मार्क्स लाने वाले 2 बच्चे। तो जब हमको एक वेरिएबल जो कि डिस्क्रीट या फिर क्लास मार्क कहते हैं, उस क्लास मार्क के करस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, दैट इज नोन एज अ डिस्क्रीट सीरीज। उसको कहते हैं मेरे भाई और मेरे दोस्त, मेरे लाडले, उसको कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। एक क्वेश्चन करा दो फटाफट से। फॉर्मूला क्या रहता है? इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला सेम रहता है। ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज है, एक्स दे रखा है मतलब कि क्लास मार्क, ठीक है, क्लास मार्क भी बोल देते हैं, क्लास साइज भी इसका नाम होता है, इसलिए यहां पे साइज लिखा हुआ है, डिस्क्रीट वेरिएबल भी बोल देते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। ये हमारा एक डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। एंड डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? सर डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला सेम होता है मीडियन का n+1/2th टर्म। अब ये n+1/2th टर्म देख के अगर मैं एक 11वीं क्लास का बच्चा होता तो मैं क्या गलती करता, मैं तुमको बताता हूं। मैं ये गलती करता कि मैं देखता 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 5+1। बट ये गलती नहीं करनी है लाडले दोस्त, ये गलती मत करना, क्योंकि इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, यहां लिख देते हैं ऊपर, डिस्क्रीट सीरीज के केस में नंबर ऑफ टर्म्स बराबर होती है सिग्मा एफ के। क्योंकि देखो 5 नंबर लाने वाले 4 बच्चे हैं, 6 नंबर लाने वाला एक बच्चा है, 7 नंबर लाने वाले 3 बच्चे हैं, 8 नंबर लाने वाले, ये तो गलत लिखा हुआ है, 5 के 4 है, 6 के 1 है, 7 के 3 है, और 8 मार्क्स लाने वाले कितने हैं? 7 बच्चे हैं, और 9 मार्क्स लाने वाला एक बच्चा है मेरा। तो भाई सर इसका मतलब 4 + 5, 4 + 1 5, 5 और ये 8, 8 + ये 15, 15 और 4 19, टोटल 19 बच्चे यहां पर हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू सिग्मा एफ इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। तो ये कितना निकल कर आया था? 19 निकल कर आया था। साथ ही साथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल दो। व्हाट इज दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं है, फ्रीक्वेंसीज का टोटल करना है, क्यूमुलेट करना है, फ्रीक्वेंसीज को जोड़ना है। तो मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी 4, 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 + 7 15, 15 + 4 19। अगर लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और सिग्मा एफ सेम आ रहा है, इसका मतलब तुमने कैलकुलेशन ठीक करी है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 19 है, जैसा कि आपने बताया। 19 + 1/2th टर्म, मीडियन इज इक्वल्स टू 19 + 1 इज 20/2th टर्म, मीडियन इज इक्वल्स टू 10th टर्म। अब 10th टर्म कैसे ढूंढे? वहां पर तो लिखा रहता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 10th टर्म हम उठा लेते हैं, या 11th टर्म, 12th टर्म, जो भी चाहिए होती है वो टर्म हम उठा लेते हैं मेरे भाई। बट हम इधर कैसे ढूंढे 10th टर्म? 10th टर्म ढूंढना थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टास्क है इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, बट इसके लिए एज सच कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तुम्हारे को एक चीज बता रहा हूं, बस ये याद रख लेना, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये बस अपने दिमाग में सेट कर लेना। मैं यहां पर लिख रहा हूं बट पेपर में तुमको लिखने की भी ये जरूरत नहीं है। 10th का सीन क्या है कि भाई सर जो भी वैल्यू आए, 10th टर्म, 12th टर्म, 14.5th टर्म, 7th टर्म, जो भी आए उससे तुमको इक्वल और ग्रेटर वैल्यू ऑफ CF देखना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज देखना सारी। अगर 10 वैल्यू है और अगर 10 जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में दे रखा है, तो उसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अपनी मीडियन मान लेना। उसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो भी x की वैल्यू आए उसी को अपना मीडियन मान लेना मेरे भाई। क्या बोल रहे हो सर? समझ नहीं आ रहा, 1 मिनट दो, अभी समझाता हूं।
ठीक है सर, बट यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 10 नहीं दे रखा, तो मैंने लिखा इक्वल और ग्रेटर वैल्यू ऑफ सी एफ। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की 10 से बड़ी कौन सी वैल्यू है? 4, 5, 8 तो 10 से छोटे हैं। 15 इज ग्रेटर देन 10, 18 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 10, बट हमको देखना है जस्ट ग्रेटर वैल्यू, इक्वल और जस्ट ग्रेटर वैल्यू, या तो इक्वल हो 10 के या उससे जस्ट कोई बड़ी वैल्यू हो सी एफ की। तो उससे जस्ट बड़ी वैल्यू है 15, इस 15 के करस्पॉन्डिंग जो भी मेरे x की वैल्यू है यही मेरा मीडियन है। दिस इज माय मीडियन। तो मीडियन कितना निकल कर आ गया सर? मीडियन इज इक्वल्स टू 8। मीडियन की वैल्यू 8 आ गई। बस सारी कहानी यहां पर कहां फंसती है? दो नई चीजें आई यहां पर। फॉर्मूला तो सेम है, फॉर्मूला इज n+1 by 2th टर्म, फॉर्मूला इज सेम, बट व्हाट इज द डिफरेंस सर? फर्स्ट डिफरेंस इज नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है वो सी एफ के बराबर है, सिग्मा एफ के बराबर है, मतलब ठीक है, सिग्मा एफ करना इन सबका टोटल, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, जब ये आ जाती है 10, 12, 13 जो भी आ रही है हमारी n/2th टर्म की वैल्यू, फिर हमको क्या करना है? हमको इससे इक्वल या जस्ट ग्रेटर वैल्यू देखना है सी एफ का। 10 तो है नहीं सी एफ में, बट उससे जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है? 15। इस 15 के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू दे रखी है एक्स की, क्लास मार्क की, वही हमारा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज सर थोड़ी सी समझ नहीं आई है, पहली बार देख रहे हैं, टेंशन मत लो, अभी कंटिन्यूअस सीरीज करेंगे ना तब दोबारा से रिपीट होगा, ये तुम्हारे को फिर समझा दूंगा। कंटिन्यूअस सीरीज भी कुछ नहीं होता, कंटिन्यूअस सीरीज में क्लास मार्क की जगह क्लास इंटरवल्स दे रखे होते हैं हमको, और कुछ भी सीन नहीं है। इस क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस वेरिएबल भी कहा जाता है, एंड इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी अलॉटेड होती है। ठीक है, क्या सीन है भाई? अपना क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, वहां पे एक डिस्क्रीट वैल्यू थी, यहां पे डिस्क्रीट वैल्यू की जगह इंटरवल्स दे रखे होंगे, मतलब 0 से लेके 10 की रेंज में कितने बच्चों के मार्क्स आए, 10 से लेके 20 की रेंज में कितने बच्चों के मार्क्स आए, 20 से लेके 30 की रेंज में कितने बच्चों के मार्क्स आए, एंड 10 से 20 की रेंज में मान के चलो 2 बच्चे आ गए, इस रेंज में 3 आ गए, इस रेंज में 4 आ गए। इस हिसाब से हमारा ये कौन सी सीरीज बन जाती है? कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। बट सर अरे 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 अरे, आपने जो फॉर्मूला बताया था ना सर, वो फॉर्मूला तो सिर्फ अप्लाई हो रहा था कहां पर? इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में। कंटिन्यूअस सीरीज का आपने कहा था भैया कोई और फॉर्मूला बताओगे। कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला मीडियन के केस में क्या होगा? ये अलग से लिखवाऊं क्या? यहीं लिख देंगे, यहीं आ जाएगा। 2 फॉर्मूलाज होंगे। पहला फॉर्मूला होगा मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए, जैसे हम उधर मीडियन फाइंड आउट करते थे ना वो सी एफ की जस्ट ग्रेटर वैल्यू ढूंढ के, वैसे यहां पे मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे, जिसका फॉर्मूला वही होगा n+1 की जगह अब आ जाएगा n/2th टर्म। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है, n+1 की जगह n/2th टर्म आ जाएगा। मीडियन बाद में ढूंढते हैं, पहले मीडियन क्लास ढूंढ के निकालते हैं। जो भी क्लास इंटरवल ये है, मीडियन क्लास इंटरवल ये है, ये ढूंढ के निकालते हैं अपन। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे सामने है, कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तुम्हारे भाई ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले ही निकाल ली, एंड सिग्मा एफ जो कि नंबर ऑफ टर्म्स के बराबर है वो आ रहा है 26। 4, 3, 2, 7, 10, 3, 7, 9, 16 एंड 26। सही है भाई। तो सर मीडियन क्लास का फॉर्मूला लगा दो ना, फिर मीडियन क्लास का फॉर्मूला n+1/2th टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 26 है मेरे भाई। नंबर ऑफ टर्म्स है 26, 26 डिवाइडेड बाय 2 इज 13th टर्म। अरे अरे अरे, फिर फंस गया। 13th टर्म कहां से ढूंढूं? 13th टर्म कैसे ढूंढी जाएगी? 13th टर्म ढूंढने के लिए आपको इक्वल
और जस्ट ग्रेटर वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। 13 है यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, 3, 7, 9, 13 नहीं है, फिर 16 पे आ गए सीधा। तो मतलब 13 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू कौन सी मुझे दिखाई दे रही है? 16 दिखाई दे रही है। इस 16 के करस्पॉन्डिंग ये जो है 30 to 40, दिस इज माय मीडियन क्लास। पहले तो एक स्टेप कंप्लीट करो। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आधे मार्क्स तुमको यहीं मिल जाएंगे अगर तुम मीडियन क्लास सही फाइंड आउट कर लेते हो। अगर तुमने मीडियन क्लास सही फाइंड आउट कर ली तो आधे नंबर तो भाई यहीं आ गए। ठीक है, अब इसको मिटा देता हूं। ये क्यों मिटा रहा हूं बता रहा हूं। बेटे मैंने मीडियन क्लास फाइंड आउट कर ली इधर 30 to 40। कैसे करी वो भी बता दिया। सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला जो कि बराबर होता है किसके? मीडियन इज इक्वल्स टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय क्लास साइज दैट इज I। इन सारी टर्म्स का मतलब बताते हैं आपको अगली स्लाइड पे। ठीक है, पहले इसको छोड़ देते हैं, यहां बताते हैं। अरे ये तो मोड आ गया। मीडियन क्या है भाई? L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय I। अब इन सारी चीजों में मुझे तो एक भी चीज का मतलब नहीं पता भाई। इन सारी चीजों में अपने को एक भी चीज का मतलब नहीं पता। व्हाट इज L1? L1 इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट को कहते हैं L1। क्या होता है लोअर लिमिट अभी बताऊंगा। n/2 कुछ भी नहीं है, जो हमारा सिग्मा f आया है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। ये अपन पहले ही निकाल चुके हैं, वैसे 13 आया था। CF क्या होता है? CF इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। ये क्या बवाल आ गया? ये कुछ अलग अजीब सा होता है, बताऊंगा इसके बारे में। सीधा मीडियन क्लास का CF क्यों नहीं लेते अभी बताएंगे इसके बारे में भाई। फ्रीक्वेंसी, ये F क्या होता है? F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये तो सिंपल है। चलो भाई, यही थोड़ा सा ना अजीबो गरीब सा है, इसके बारे में जानेंगे। इसके आगे स्टार लगा देते हैं गंदे से। I क्या होता है? I इज द क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास। बहुत आराम से देखो भाई, बहुत आराम से समझाएंगे आपको। लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास क्या होती है? सर ये हमारी मीडियन क्लास थी, 30 इज द लोअर लिमिट, जो बाद में लिखी रहती है दैट इज द अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट आपने फाइंड आउट कर ली, दैट इज इक्वल्स टू 30। आगे चलते हैं अगले चीज पे। फिर चाहिए n/2, वो भी निकाल दिया यार अपन ने। n/2 भी हम निकाल चुके हैं। n/2 कितना आया है? 13 आया है, ये भी हो गया। फिर चाहिए अपने को CF। CF कौन सा है? वो बहुत जरूरी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास ये है, प्रीसीड मतलब उससे पहले वाली। मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्लास कौन सी है? ये। इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 9। तो ये वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको अपने फॉर्मूला में लिखनी होती है। एंड ये क्यों लिखते हैं उसका कारण बताता हूं। देखो हमारा फॉर्मूला क्या था? सर हमारा फॉर्मूला था n/2 माइनस CF। n/2 कितना है? 13। अगर 13 माइनस 16 करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, इसलिए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्लास की, दैट इज 9। ठीक है, 13 माइनस 9 करेंगे तो पॉजिटिव में वैल्यू रहेगी। चलिए भाई, इतना तो हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर फॉर्मूला में आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास।
मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी तो यही है भाई, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। लास्ट है क्लास साइज। व्हाट इज क्लास साइज? क्लास साइज होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की अपर लिमिट क्या है? 30, लोअर लिमिट क्या है? ओ सॉरी, अपर लिमिट है 40, लोअर लिमिट है 30, तो ये आ गया 10। सारी वैल्यूज निकल गई। L1 पता लग गया, I पता लग गया, CF, F, N/2 सब पता लग गया है। वैल्यू डाल देते हैं बस, अब आंसर निकालते हैं। लोअर लिमिट आया था 30, N/2 है 13, CF आया था 9, ठीक है, वो 13 आ गया, ये 30 आ गया, CF 9 था। फ्रीक्वेंसी है अपनी 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 10। मीडियन इज इक्वल्स टू, फ्रैक्शन में मत ही लेना, इसको ऐसे ही रहने दो, ये डेसिमल सॉल्व कर लो। 13 माइनस 9 इज 4/7 मल्टीप्लाई बाय 10। मीडियन इज इक्वल्स टू 30 प्लस 40/7। 40/7 कितना आएगा? 7 पंजे 35, फिर बच जाएगा 5, 5.7 समथिंग कुछ आएगा। और मीडियन की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? 35.7 अप्रोक्स करके कुछ 35.7 इज द वैल्यू ऑफ मीडियन। तुम्हारे सामने है फॉर्मूला की एक एक चीज। L1 क्या है, N क्या है, ये CF बहुत ज्यादा जरूरी है। CF इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसीडिंग द मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी क्या है और I क्या है, ठीक है। बस भाई यही सारी चीजें हैं। एक चीज का ध्यान रखना, अब तुम 11वीं क्लास में आ गए हो तो क्या इतने डायरेक्ट लप्पू से क्वेश्चन तुमको मिलेंगे? अरे भाई ये 10वीं क्लास के बच्चे का टॉपिक है, ये तो मैं बेसिक बता रहा हूं। बट क्वेश्चंस कैसे आएंगे भाई? क्वेश्चंस आएंगे वो जो स्पेशल सीरीज हमने करी है ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में, कि भाई इंक्लूसिव सीरीज दे दी, उसका मीडियन निकालो। फिर हमको कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज दे दी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट वाली, उसका मीडियन निकालो। तो कुछ नहीं करना तुमको, कोई भी स्पेशल टाइप की सीरीज दे रखी होगी उसको पहले कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट कर लेना और फिर यही सारी चीजें, यही सारे स्टेप्स अपनाने हैं। सर 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 ये तो गलत बात है, आपने तो कभी हमको बताया ही नहीं कि ये स्पेशल सीरीज को कैसे कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करते हैं, कैसे लोअर लिमिट को कन्वर्ट करेंगे, लोअर लिमिट सीरीज को या फिर लेस देन सीरीज को, मोर देन सीरीज को, इंक्लूसिव सीरीज को, मिड वैल्यू सीरीज को, इन सारी सीरीज को कैसे कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करते हैं, आपने तो कभी नहीं बताया। मेरे भाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा खोलना, एक एक बता रखा है, एक एक स्पेशल सीरीज को कैसे कंटिन्यूअस सीरीज में करेंगे पूरा बता रखा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में। कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करना, ये वाले फॉर्मूला लगाना दोनों, बात खत्म, पैसा हजम, मीडियन अपना हो गया खत्म। अब आते हैं मॉड के ऊपर, ठीक है मेरे भाई, मीडियन खत्म हो गया। स्पेशल केसेस वाले क्वेश्चन जरूर करना, ठीक है। कोई सी भी किताब उठा लो, मैं कह रहा हूं अगर किताब नहीं भी है तो तुम मतलब कहां से तुम ले पाओगे, मैं कह रहा हूं ऑनलाइन सर्च कर लो। ऑनलाइन भी अगर तुम इतने ज्यादा वो हो गए हो तो भाई इस पे जो अपना PW का एप्लीकेशन है ना, PW के एप्लीकेशन पे जाना, वहां पे फ्री में तुमको ई बुक मिल जाएगी स्टैटिस्टिक्स की। अभी तक अगर तुमने बुक ही नहीं खरीदी है तो फ्री में ई बुक मिल जाएगी स्टैटिस्टिक्स की। वो ई बुक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वहां से क्वेश्चन कर लो, इंटरनेट से क्वेश्चन कर लो, कोई भी क्वेश्चन कर लो, अब मीडियन का आराम से कर पाओगे। स्पेशल सीरीज का आएगा, स्पेशल सीरीज को नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करके फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर निकल जाएगा। मॉड तो सबसे बढ़िया है भाई, ठीक है। अपन का कितनी देर हो गई है? 33 मिनट हो गया, मीडियन खत्म। मॉड तो ऐसा है 20 मिनट में खत्म करा दूंगा। मॉड इतना आसान क्यों है? क्योंकि मॉड का ना इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज में, इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज में कोई फॉर्मूला ही नहीं है। कितनी बढ़िया चीज है यार, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में कोई फॉर्मूला ही नहीं है इस मॉड का। इसका सिर्फ फॉर्मूला आएगा कंटिन्यूअस सीरीज में, तो मैं डायरेक्टली कंटिन्यूअस सीरीज पे जंप मार दूं क्या? नहीं नहीं, फॉर्मूला देखने को मिलेगा कंटिन्यूअस सीरीज में, बट डायरेक्टली उस पे जंप मत मारो सर। एंड मॉड हमको इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के अंदर भी फाइंड आउट करना सिखा दो, ठीक है। और मॉड की वैल्यू दो तरीके के सीखी जाती है,
एक होता है इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है, जैसे हमने उसमें मीन के केस में स्टेप डेविएशन मेथड, शॉर्टकट मेथड ये सारे सीखे थे ना, वैसे ही मॉड फाइंड आउट होता है इंस्पेक्शन मेथड से या फिर ग्रुपिंग मेथड से। ये बहुत जरूरी है भाई। ग्रुपिंग मेथड कहां पर इस्तेमाल होगा ये भी बताएंगे आपको, टेंशन मत लो, इस पे स्टार लगा लो। मॉड से अगर क्वेश्चन आएगा तो 99% कीटाणु जैसे लाइफ बॉय मिटा देता है, वैसे ही 99% चांस है कि ग्रुपिंग मेथड से क्वेश्चन देंगे अगर मॉड से आएगा तो, क्योंकि उसके अलावा बहुत आसान है। तो ग्रुपिंग मेथड बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है मॉड पढ़ते टाइम, ठीक है। व्हाट इज मॉड सर, इतना बोलने लग रहे हो? मॉड कुछ भी नहीं है, हमारे पास सारी ऑब्जर्वेशंस दे रखी है, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रही होगी, हाईएस्ट अकरिंग और हाईएस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन इज नोन एज मॉड। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन एन ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द मॉड। मोस्ट फ्रीक्वेंटली मतलब जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही होगी, सबसे ज्यादा बार अपने को दिखाई दे रही होगी, उसी को मॉड कहते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर इंस्पेक्शन मेथड होता है, ग्रुपिंग मेथड नहीं होता। उसके अलावा एक दूसरा मेथड है, ये समझ जाओगे, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। पता है क्या है ये चीज, जो बी मेथड लिखा हुआ है, ये भी मैंने इंडिविजुअल वहां पे समझाया तुमको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इसीलिए इतना जरूरी चैप्टर है क्योंकि ये अरिथमेटिक मीन मीडियन मॉड का बेस है, बेस। वो नहीं होगा तो ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आएंगे वैसे भी। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का वीडियो जरूर देखना। इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है? व्हाट इज इंस्पेक्शन मेथड? क्या हम इंस्पेक्टर बन गए क्या यहाँ पे जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं? बताएंगे क्या हुआ। और हम इंडिविजुअल सीरीज को कैसे डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में सिखा रखा है, यहां पर फिर दोबारा से सिखा दूंगा। इंस्पेक्शन मेथड कुछ नहीं है, इंस्पेक्शन मतलब ऑब्जर्वेशन। हम ऑब्जर्व करके आंसर निकाल देंगे विदाउट एनी फॉर्मूला, ऑब्जर्व करके निकाल देंगे। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, मॉड फाइंड आउट करना है। देखो कि सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सी कर रही है वैल्यू। मैंने वैसे ही ऑब्जर्व करा, ऐसे देखा देखा देखा, मुझे दिखाई दे रहा है 25 25 25, और वैल्यूज इतनी बार रिपीट नहीं कर रही। मुझे वैसे ही ऑब्जर्व करके ही पता लग गया कि मॉड मेरा क्या होगा, 25, बिकॉज इट इज द हाईएस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन या मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। एक तो सिंपल सा है कि भाई हमने ऑब्जर्व करा और ऑब्जर्व करते ही मुझे पता लग गया, इंस्पेक्ट करते ही मुझे पता लग गया, मैंने मॉड फाइंड आउट कर दिया। इजीएस्ट मेथड। थोड़ी सी बस आंखें तेज होनी चाहिए तो हो जाएगा। हमारी आंखें तेज नहीं है तो हम क्या करें सर? तुम्हारी आंखें तेज नहीं है तो तुम उस इंडिविजुअल सीरीज को कन्वर्ट कर लो डिस्क्रीट सीरीज में टेली मार्क्स के थ्रू, ठीक है। ये कैसे होता है? वो टेली मार्क्स बनाते हैं, देखते हैं ये वाली वैल्यू, फिर टेली मार्क बनाया, ऐसे करके। नहीं आता टेली मार्क तो तुम्हारा कोई 7वीं 8वीं क्लास का छोटा भाई हो, वो तुमको सिखा देगा। और उससे भी नहीं सीखना तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा वाली सीरीज खोल लेना, वहां पे पता लग जाएगा। 20 वैल्यू रिपीट कर रही है एक बारी, ये इसी क्वेश्चन का है। 20 एक बार रिपीट कर रही है, फिर वैसे ही 21 एक बार रिपीट कर रहा है, 22 एक बार रिपीट कर रहा है, 23 3 बार रिपीट कर रहा है, 30 2 बारी रिपीट कर रहा है। सर हमको टेबल देख के पता लग गया कि 25 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो हम सीधा लिख देंगे मॉड इज इक्वल्स टू 25। रीजन क्या लिखेंगे? रीजन वही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इसकी, तो यही हाईएस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन होगा। तो सर जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आती है वही हाईएस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन, वही सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है, तो मॉड कितना हो गया? 25 हो गया। बात खत्म। पैसा हजम भाई, लाडले बिल्कुल पैसा हजम करा दिया तुम्हारा भाई। ये देखो, अब ये है तगड़ी चीज। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है डिस्क्रीट सीरीज का भी, बट इसको हम इंस्पेक्शन और ग्रुपिंग मेथड दोनों से करेंगे। इससे तुमको ग्रुपिंग मेथड का थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा एंड इसका फुली कंसेप्ट, मतलब अभी यहीं पे बता दूंगा, बट एक और क्वेश्चन कराऊंगा कंटिन्यूअस सीरीज में, तो ये बिल्कुल तगड़ा हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में। बहुत ध्यान से देखना है, इस पे बहुत ज्यादा फोकस डालना है। इंस्पेक्शन मेथड तो लप्पू है, कुछ भी नहीं है इंस्पेक्शन मेथड का, कोई फॉर्मूला भी नहीं है। इंस्पेक्शन मेथड मैं ऐसे ही बता दूंगा, मैं कर ही नहीं रहा, आगे सॉल्व ही नहीं करूंगा भाई। इंस्पेक्शन मेथड से मैंने देखा कि ये मार्क्स है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, हाईएस्ट क्लास, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 10।
इसका मतलब 70 जो है वो सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा होगा, सबसे ज्यादा हाईएस्ट अकरिंग होगा, तो मेरा मॉड कितना निकल कर आ गया 70। रीजन, क्योंकि इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। सर गड़बड़ कहां हो जाती है? गड़बड़ हो गई इधर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में जैसे ही करने लगा, क्वेश्चन डिफरेंट है ना, अच्छा सेम क्वेश्चन आ गया, मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैंने यहां पे 8 की बजाय पता है क्या लिख दिया? मैंने 8 की बजाय लिख दिया 10। अब बच्चे की हालत हो गई टाइट, सर ने तो ये बताया था, सर ने तो वो बताया था, पेपर में कैसे करूंगा? भाई हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन 2 बार आ गई, ये भी 10 ये भी 10, तो इसको मॉड बोलूं या इसको मॉड बोलूं? ऐसे में बच्चे की हालत हो जाती है टाइट, और हालत टाइट हो जाए तो उसमें जाना है ग्रुपिंग मेथड की तरफ। और ये वाली जो टेबल बनी है, दिस इज ग्रुपिंग टेबल। पहले ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे, उसके बाद एनालिसिस टेबल बनाएंगे, एंड फिर आंसर निकल जाएगा। अब यार ग्रुपिंग टेबल क्या नया बवाल आ गया यार, सर मुझे तो नहीं आता, ये क्या क्या लिख दिया आपने? याद करना पड़ेगा लाडले, याद करना पड़ेगा मेरे दोस्त, मेरी बहन, याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैं, इनके अंदर आप लिख क्या रहे हो ये बता दो बस, फिर मैं आगे खुद कर लूंगा। देखो सबसे पहले कॉलम में तो लिखी जाती है फ्रीक्वेंसी, जो भी क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी थी 2 4, इसको मैंने 8 की जगह 10 कर दिया, 2 4 10 10 5 6, 2 4 10 10 5 6, पहला कॉलम कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट वी हैव टू डू इन सेकंड कॉलम? तो भाई सेकंड, थर्ड और फोर्थ कॉलम की अगर बात करें तो इसमें बनते हैं 2-2 के पेयर्स, इसमें बनते हैं 2-2 के पेयर्स, और पेयरिंग कहां से चालू होगी? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से। तो सेकंड कॉलम में हम फर्स्ट सेकंड को ऐड करते हैं एंड यही पेयरिंग आगे चलाते रहते हैं। फर्स्ट सेकंड ऐड हुआ, फिर थर्ड फोर्थ ऐड हुआ, फिर फिफ्थ सिक्स्थ ऐड हुआ। तो देखो भाई 2 + 4 6, 10 + 10 20, 5 + 6 11। थर्ड कॉलम में क्या होगा? फिर दोबारा 2-2 के पेयर बनने हैं, बट स्टार्टिंग यहां से नहीं होगी, स्टार्टिंग होगी नीचे से, सेकंड से। सेकंड थर्ड, फिर फोर्थ फिफ्थ, फिर सिक्स्थ सेवेंथ अगर होता तो, बट वो पेयर नहीं बना। तो 4 + 10 14, 10 + 5 15। अगले की पेयरिंग नहीं हुई तो उसको नहीं बनाया, फर्स्ट वाले की पेयरिंग नहीं हुई तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया। फोर्थ वाले में अब क्या होगा? अच्छा नहीं, इसमें 2-2 के पेयर बनते हैं, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ में ट्रिपलेट्स बनते हैं, 3-3 नंबर्स ऐड होंगे। ट्रिपलेट बनेगा फोर्थ कॉलम से, स्टार्टिंग होगी फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी से, 1 2 3 4 5 6, ये 2 ट्रिपलेट्स बन गए। 1 2 3, 2 4 और 10 को ऐड करा, इधर आ गया 16, फिर 10 5 और 6 को ऐड करा, इधर आ गया 21। फिर अगला ट्रिपलेट बनेगा, बट 1 से स्टार्ट नहीं होगा, 1 वाली फ्रीक्वेंसी से, सेकंड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होगा। सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ है ही नहीं, तो दूसरा ट्रिपलेट बनेगा ही नहीं। तो सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 10 10, ये आ गया 24। अगला क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि हमारे पास तीसरा कॉलम था ही नहीं, तो इसका ट्रिपलेट नहीं बन पाया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। फिर अगला ट्रिपलेट बनेगा, फर्स्ट से स्टार्ट कर दिया, सेकंड से स्टार्ट कर दिया, अगला ट्रिपलेट करेंगे थर्ड से स्टार्ट। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 10 + 10 + 5, ये बन गया हमारा ट्रिपलेट। इसके बाद आगे पेयरिंग ही नहीं हो पाई, दो कॉलम्स है ही नहीं हमारे पास, 2 रोज है ही नहीं जिससे हम ऐड कर सके। हो गई, यही ग्रुपिंग टेबल है, इसी को ग्रुपिंग टेबल कहते हैं। बस इधर क्या ध्यान रखना है मेरे भाई? ध्यान एक चीज का रखना, ठीक है, ध्यान एक चीज का ये रखना है कि ये सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ कॉलम में क्या क्या ऐड करना है, वो चीज आपको रट्टा मारना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, रट्टा मारना पड़ेगा। कैसे रट्टा मार सकते हो? फर्स्ट कॉलम में तो फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है, सेकंड और थर्ड में 2-2 के पेयर बनते हैं, स्टार्टिंग पहले फर्स्ट से होती है फिर सेकंड से। फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ कॉलम में ट्रिपलेट्स बनते हैं, पहले फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होगा, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से। बस एक बारी 1-2 बारी क्वेश्चन करोगे, ऐसे याद नहीं होगा। मैंने इतने क्वेश्चन कर रखे हैं, मैं 100 क्वेश्चन करा चुका हूं शायद बच्चों को इसके, तो मुझे रटा पड़ा है। तुम 100 की जगह 10 भी कर लोगे तो तुमको भी रट जाएंगे इनके कॉलम्स के अंदर क्या लिखा जाता है। अब भाई क्या करना है? सारे कॉलम्स में जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको सर्कल करते चलो। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सर ये दोनों है, तो इन दोनों को सर्कल कर दिया। फिर इसमें 6 20 और 11 में ये हाईएस्ट है, इसको सर्कल कर दिया। 14 और 15 में ये हाईएस्ट है, तो 15 को सर्कल कर दिया। फिर आगे चलते हैं,
16 और 21 में 21 हाईएस्ट है, तो इसको सर्कल कर दिया। फिर इसमें और कुछ है ही नहीं, ये दोनों को ही सर्कल कर दिया। अब ये सर्कल करके हम कर क्या रहे हैं, सर्कल सर्कल आपने करा दिया। अब बनाएंगे हम सेकंड टेबल, जिस हमारी टेबल का नाम क्या है भाई, कौन सा कलर लूं इस पे, ग्रीन चल जाएगा, नहीं दिख रहा, ब्लैक ही लेना पड़ेगा। इस टेबल को कहते हैं एनालिसिस टेबल। दूसरी टेबल बन रही है अपनी, जिसको कहते हैं अपन एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल के अंदर क्या क्या लिखा जाता है, एनालिसिस टेबल के अंदर हम इधर लिख देते हैं अपनी सारी 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो इधर लिख देता हूं सारे मार्क्स। यहां पे लिख दिए मैंने सारे मार्क्स। कितने हैं, कहां से चालू हो रहा है, 40 से लेकर 90 तक। तो 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। ठीक है। और इधर रोज में क्या लिखेंगे, यहां पर लिखे जाएंगे हमारे कॉलम्स जो हैं, 6 कॉलम्स है ना, तो यहां पर लिख दिए मैंने कॉलम्स। कॉलम्स यहां पे लिख दिए, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5 एंड कॉलम 6। 6 कॉलम्स थे ना। अब ध्यान से देखना, अपने को ना टिक लगाना है, सिर्फ एक टिक लगाना है, या कोई भी एक टेली मार्क लगा दो, कुछ भी कर दो, बट किस चीज पे टिक लगाना है मेरे भाई, पीछे जाएंगे और जहां जहां हमने सर्कल लगाया उसके करस्पॉन्डिंग मार्क्स देखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यूज देखेंगे। सर आपने 10 इन दोनों के आगे सर्कल लगाया, तो 60 और 70 वाला जो कॉलम होगा उसके आगे आप वहां पे टिक लगा दो। 60 और 70, 60 ये रहा, 70 ये रहा, दोनों के आगे मैंने टिक लगा दिया मेरे भाई। फिर आगे चलते हैं। अब आपने कहां पे सर्कल करा है सर, यहां पे 20 पे, और 20 कहां पर आ रहा है, 20 तो इन दोनों पे आ रहा है। ठीक है, 20 के अंदर ये दोनों वैल्यूज हैं, 60 वाली भी और 70 वाली भी, 60 वाली भी और 70 वाली वैल्यू। तो दोबारा से क्या करोगे आप, 60 और 70 पे टिक लगा दोगे। और आगे चलते हैं सर। फिर अब आपने 15 पे सर्कल करा है, 15 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 70 और 80, देख लो तुम्हारे सामने है, 70 और 80 पे टिक लगा दूंगा। फोर्थ कॉलम पे कहां पे टिक हुआ है, 21 पे, इसके आगे कौन सी वैल्यूज हैं, 70, 80 और 90। तो भाई 70, 80 और 90 पे टिक लगा दूंगा। फिर आगे चलते हैं, तो इधर वैल्यू आ जाती है अपनी 24। 24 के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, 50, 60 और 70। ठीक है भाई, तो 50, 60 और 70 के आगे टिक लगा दूंगा। फिर कौन सी वैल्यू है, फिर है ये 25, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा है, 60, 70 और 80 है। 60, 70 और 80। बस भाई हमारी बन गई एनालिसिस टेबल, हो गई कंप्लीट। एक रो और होनी चाहिए थी नीचे, बट मैंने बनाई नहीं, तुम एक और रो बनाना एंड इन सबका टोटल लिख देना बस। ठीक है, यहां पे क्या लिखना है, अब लास्ट में तुमको टोटल लिख देना। इसका टोटल कितना आया, इसका टोटल है 0, ये कुछ है ही नहीं मेरे भाई। इसमें कितने टिक लगे हुए हैं, 50 वाले पे अपने, इस पे लगाए 1 टिक, टिक टिक। इस पे कितने लगे हैं, 1 2 3 4, 4 टिक लगे हैं। इस पे कितने लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 टिक लगे हुए हैं। इस पे कितने हैं भाई, 3 टिक लगाए हैं। एंड इस पे कितने लगाए हैं, इस पे सिर्फ 1। तो बस जो सबसे हाईएस्ट बार रिपीट हो रही है, जो एक्स की वैल्यू तुमको सबसे ज्यादा बार रिपीट होती दिखाई दे रही है, जो भी हमारी एक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, कौन सी वैल्यू है वो, 70। सबसे ज्यादा बार जिसके हमको कॉलम्स के अंदर 6 के 6 कॉलम्स में सब बारी वो वैल्यू आ रही है, शो हो रही है, दैट इज 70। तो यही हो जाएगा मेरे मीडियन की वैल्यू। तो सर मीडियन क्या निकल कर आया आपका, मीडियन निकल कर आया 70। तो ये कैसे इस्तेमाल हुआ कि भाई 60 आंसर आएगा, 70 आंसर आएगा। तो जब हमने ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल करा तो मुझको पता लग गया कि मेरा आंसर कितना आ रहा है, 70। मीडियन इज इक्वल्स टू 70
एंड वी फाइंड दिस वैल्यू विद द हेल्प ऑफ ग्रुपिंग मेथड। अब ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल कब कब होगा? सर ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल पहली बात तो क्वेश्चन में ही दे रखा होगा कि इसका आंसर ग्रुपिंग मेथड से निकालो। क्वेश्चन में नहीं दे रखा मेरे भाई, तुम्हारे को क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दी, तो तुम क्या करोगे? तुम क्या कहते हैं, मतलब तुम्हारे को क्वेश्चन में नहीं बोला कि ग्रुपिंग से करना है, इंस्पेक्शन से करना है, तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए जहां पे हाईएस्ट वैल्यू रिपीट हो रही है, कंफ्यूजन हो रहा है कि आंसर 60 होगा या 70 होगा, तो ऑटोमेटिकली ग्रुपिंग मेथड पे शिफ्ट कर जाना। सर इतनी सारी चीजें हैं ग्रुपिंग मेथड में, मुझे तो याद ही नहीं हुई। कोई बात नहीं मेरे भाई, मैं कंटिन्यूअस सीरीज करा रहा हूं ना, इसके अंदर तुमको याद करा दूंगा, बस जल्दी जल्दी करेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर हमारा एक फॉर्मूला भी रहता है मॉड का। सबसे पहले अपन निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? मॉडल क्लास, जैसे मीन में था ना, फर्स्ट स्टेप होगा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास फाइंड आउट होगी जो भी अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास इंटरवल, जो भी क्लास इंटरवल के सामने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसको बोल देना मॉडल क्लास। सेकंड क्या है? सेकंड है मॉड का फॉर्मूला। वो मॉड का फॉर्मूला बाद में देखेंगे, पहले हम मॉडल क्लास ढूंढ लेते हैं, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है, नॉर्मल इंस्पेक्शन मेथड से करेंगे। क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 3, 4, 15, 6। सर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है, इसके आगे ना अभी के लिए F1 लिख लो बस, ठीक है। इसके आगे क्या लिख लो? F1। F1 रेस होती है ना भाई, F1 रेस में कौन सबसे आगे रहता है? जो सबसे फास्ट होता है, तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले के आगे मैंने F1 लिख दिया। ये F1 रेस का घोड़ा है हमारा, एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो भी क्लास इंटरवल की वैल्यू है, सर जी इसी को बोल दो आप मॉडल क्लास, इसी को बोल दो मॉडल क्लास। चलो अब आपने मॉडल क्लास फाइंड आउट कर ली, तो आप एलिजिबल हो जाते हो सर मॉड का फॉर्मूला जानने के। मॉड का अभी तक कोई फॉर्मूला ही नहीं था, हमने अभी कंटिन्यूअस सीरीज में जाके मॉड का फॉर्मूला सीखा है, जो कि होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, जैसे मीडियन में था। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास F1, अभी जो हमने सीखा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय आई वही है क्लास साइज ऑफ द मॉडल क्लास। ये F1 F0 क्या बवाल है? देखो मॉडल क्लास मेरी जो 20 वैल्यू है, ये मेरी लोअर लिमिट आ गई। आई फाइंड आउट करना पहले ही सिखा चुका हूं, अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अपर लिमिट कितनी है? 30, लोअर लिमिट कितनी है? 20। तो आई का वैल्यू भी आ गया और L1 का वैल्यू भी आ गया। F1 आपने बताया था जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो हमारी रेस जीत के आई है, F1 रेस का घोड़ा है वो। F1 से 1 से पहले क्या आता है? 0। तो फ्रीक्वेंसी जो हमारी हाईएस्ट है उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी हो जाएगी? F0। उससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी हो जाएगी? F2। तो F0 भी पता लग गया, F1 भी, F2 भी। बस भाई अब आंसर निकाल दो। सर फॉर्मूला तो भूल गया, तो लो भाई लिख तो रहा हूं, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय आई। मॉड इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास दैट इज 20 प्लस F1 जो कि है 15 माइनस F0 जो कि है 4, 2 इंटू F1, 15 इंटू 2 हो जाता है 30, माइनस F0 जो कि है 4 एंड F2 जो कि है 6 मल्टीप्लाई बाय आई भी निकाल चुका है तुम्हारा भाई जो कि आया 10। ठीक है, ये हो जाएगा 20 प्लस 15 माइनस 4 इज 11 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 10 इज 20 डिवाइडेड बाय 10। 0 से 0 गया, 2 1 और इसको काटोगे तो ये आएगा 5.5। वैल्यू आ गई फाइनल 25.5। मॉड निकल कर आ गया 25.5। फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, इजी सा फॉर्मूला है। सारे कंपोनेंट्स F1 F0 F2 आई होप सब क्लियर हुए होंगे, एज सच कोई दिक्कत आई नहीं होगी। बट परेशानी कहां आती है? सर वही परेशानी अगर क्वेश्चन में ही कह दे कि ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करना है,
वैसे तो देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है इधर, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 25 है, इसको F1 लूंगा एंड डायरेक्ट क्वेश्चन फटाक से कर दूंगा। बट क्वेश्चन में कहा है कि इसको ग्रुपिंग मेथड से करना है भाई, तो क्वेश्चन ने कहा है तो करना पड़ेगा। तो वही ग्रुपिंग मेथड के लिए पहले ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे, फिर एनालिसिस टेबल बनाएंगे, एंड ग्रुपिंग मेथड से अपन पहले मॉडल क्लास फाइंड आउट करेंगे। मॉडल क्लास इस बारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख के फाइंड आउट नहीं होगी, ग्रुपिंग मेथड से फाइंड आउट होगी। वो फाइंड आउट हो जाएगी मॉडल क्लास, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर वही मॉड का अपना सेम फॉर्मूला है, L1 जो भी था ना, फिर वही अपन मॉड का L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय आई। तो अब आ जाते हैं फटाफट से ग्रुपिंग मेथड पे। ठीक है, सेम वही चीजें, सेम सब वही आ रहा है भाई, तुम्हारे सामने सब वही है। 10 से लेके 90 तक थी ना वैल्यूज, देख लेते हैं भाई। 3, 10, 25, 15, 23, 22, 3, 10, 25, 15, 23, 22, 10 और 8। क्वेश्चन सही होना चाहिए 10 और 8। ठीक है, कॉलम 1 में तो फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है, वही लिख दी। हाईएस्ट कौन सी है उसके आगे सर्कल लगा दिया। कॉलम 2 में दो दो के पेयर्स बनते हैं, फर्स्ट से स्टार्ट होता है 3 + 10 13। हाईएस्ट कौन सा है 45, इसके आगे सर्कल लगा दिया। इधर भी दो दो के पेयर बनते हैं, सेकंड से स्टार्ट होता है 2 + 25 = 35, 15 + 23 = 38। हाईएस्ट कौन सा है 38, के आगे सर्कल लगा दिया। वैसे इधर 3 के ट्रिपलेट बनते हैं, शुरू से चालू होता है 3, 10, 25, 38 और फिर ये 15, 23, 22, ये हो जाएगा 60। 60 के आगे सर्कल लगा दिया। वैसे ये कितना है भाई, ये है 50। ठीक है, ये ऐड करके 50 आ रहा है और इधर ऐड करके 55 आ रहा है, तो 55 के आगे सर्कल लगा दिया। इन तीनों को ऐड करके आ रहा है 63, तो 63 के आगे सर्कल लगा दिया। ठीक है, इसके आगे सर्कल नहीं लगाया। अब देखो वहां पर 3 के पेयर नहीं बन रहे थे, बट यहां पे फ्रीक्वेंसीज ज्यादा है तो 3 के पेयर बन रहे हैं। इधर भी देखो हमने सेकंड से चालू करा तो एक पेयर ये बन गया, फिर एक पेयर ये बन गया। फिर हमने इधर से चालू करा जब थर्ड वाले फ्रीक्वेंसी से, तो एक ये पेयर बना, एक ये पेयर बन गया, है ना। तो बस वो करके हमने देखा, तो हाईएस्ट वाली के आगे मैंने सर्कल लगा दिया है। अब सेम वही, क्या सेम वही सर, सेम वही मेरे भाई, अब बनानी पड़ेगी एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल बनानी पड़ेगी, जिसमें यहां पर मैं लिख दूंगा मार्क्स। इस बारी मार्क्स की जगह लिखे जाएंगे क्लास इंटरवल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एंड कहां से स्टार्टिंग हो रही थी एक बारी देख लेते हैं। 10 से लेके 90 तक जाना है ना, तो 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 से 50, 50 to 60, 60 to 70, बाई 70 to 80 और 80 to 90। ठीक है, ये लगा गए क्लास इंटरवल्स। और इधर क्या लिखी जाती हैं, इधर वैल्यूज लिखी जाती हैं अपनी। अबे यार ब्लैक पेन लेना था, चलो कोई बात ना। इधर वैल्यूज लिखी जाएंगी अपने कॉलम्स की। कॉलम्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, अब बस फटाफट से टिक लगाते चलो भाई। 25 के सामने कौन सा है, 30 से 40। फिर आगे चलते हैं, इसके सामने है 45, इसके सामने कौन सा है, 50 60 और 60 70। 50 60 और 60 70। फिर आगे 38 है, इसके सामने है 40 50 और 50 60। सही है ना, 40 50 और 50 60, 40 50 एंड 50 60। फिर आगे चलते हैं, तो भाई इसके आगे 60 के आगे सर्कल है, ये कहाँ से चालू हो रहा है, 40 50 50 60 60 70, 40 से 70, 1 2 और 3। फिर आगे चलो,
तो इसके आगे 55 के आगे टिक लगा है। 55 कहाँ आ रहा है भाई, यहाँ से 50 से लेके 80 तक, 50 से चालू होके 80 तक। लास्ट हमारे कॉलम में 63 के आगे टिक लगा हुआ है, तो 63 के सामने कौन सी वैल्यू है, ये है 30 से लेके 60 तक, है ना। 30 से लेके 60 तक, 1 2 और 3। ओ भाई साहब, अब देखो चमत्कार क्या हुआ है अपने साथ। चमत्कार हो गया है भाई, जेन्युइन हो गया, जेन्युइन। क्या हुआ है, ध्यान से देखना जरा। इसके आगे तो एक भी नहीं है तो 0, इसके आगे भी नहीं है तो ये भी 0, इसके आगे 2 टिक लगे हैं तो 2, इसके आगे 3 है तो 3, इसके आगे कितने हैं भाई, 1 2 3, 1 2 3 4 5, इसके आगे है 5, फिर इसके आगे 3 एंड इसके आगे 1 एंड लास्ट वाले में 0 है। तो साफ साफ क्या दिखाई दे गया मेरे भाई, यार सर अगर हम नॉर्मली देखते इंस्पेक्शन मेथड से तो ये वाली हमारी मॉडल क्लास निकल कर आती, बट जब हमने ग्रुपिंग मेथड अप्लाई कर लिया एज पर द क्वेश्चन, जब क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करो, तो मेरी हाईएस्ट जो वैल्यू निकल कर आई वो किसके करस्पॉन्डिंग निकल कर आई है, 50 to 60 वाले क्लास इंटरवल के करस्पॉन्डिंग। तो दिस 50 to 60 इज माय मॉडल क्लास, ये मेरा मॉडल क्लास है। एंड इसके आगे लिख भी देते हैं, यहां पे लिख देते हैं ना, कौन सी आई थी, 50 से 60 वाली वैल्यू जो है ये है मेरे भाई मॉडल क्लास। अब लगा दो आगे फॉर्मूला और आंसर निकाल दो। ये मेरा L1 निकल कर आ जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। I का वैल्यू भी आ जाएगा, हाईएस्ट अपर लिमिट दैट इज 60, लोअर लिमिट दैट इज 50, तो 60 माइनस 50 ये भी आ गया, 10 भी आ गया। F1 क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है दैट इज F1, इससे ऊपर वाली F0, इससे नीचे वाली F2। मॉड इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट कितना आया 50, F1 कितना है अपना 23, F0 कितना है 15, 2 इंटू F1 कितना है, ये हो जाएगा 46 माइनस 15 और माइनस 22 मल्टीप्लाई बाय आई कितना है अपना 10। मॉड इज इक्वल्स टू 50 प्लस 23 माइनस 15 इज 8। अब इसको भी कर दो भाई, कितना हो जाएगा ये 46 माइनस 27 है ना, 37 है सॉरी 37, तो ये हो जाएगा 9 है ना, 4 और 6 3 9 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10। दोबारा देख लेता हूँ भाई, 46 हो जाएगा 31 में से 22 गए 9, सही है। तो मॉड मेरा फाइनल कितना निकल कर आ जाएगा 50, सीधा फाइनल ही लिख देता हूँ, ये कितना हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 9, 80 डिवाइडेड बाय 9 हो जाता है अपना, तो थोड़ा छोटा सा लिख देते हैं, 8 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10, 80 डिवाइडेड बाय 9 हो जाता है, ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 9। सबसे पहले तो 9 9 सा होता है, तो 9 8 सा 72, फिर दोबारा 8 बच जाएगा, तो 8.8 समथिंग कुछ आंसर आ रहा है, 58.8 is the value of mod for this particular question। अगर मैं इसको इंस्पेक्शन मेथड से करता तो आंसर गलत ही आता, तो ये मेरी मॉडल क्लास हो जाती। तो क्वेश्चन प्लीज ध्यान से पढ़ना, ग्रुपिंग मेथड से मांगा है क्वेश्चन, इंस्पेक्शन मेथड से मांगा है, ये पढ़ना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस पे प्लीज मेरे भाइयों और बहनों
बहुत जरूरी फोकस डालना। ठीक है, बस यार अपना जितना भी प्रैक्टिकल पोर्शन था, मीडियन एंड मॉड कैसे फाइंड आउट करते हैं, सारे मेथड्स, सारी टेक्निक्स बता दी है। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटीन्यूअस, तीनों सीरीज के अंदर मीडियन कैसे फाइंड आउट होता है और तीनों ही सीरीज के अंदर मॉड कैसे फाइंड आउट होता है। मीडियन निकालने का कोई और मेथड नहीं होता, बट मॉड निकालने का एक इंस्पेक्शन और एक ग्रुपिंग मेथड होता है, और ग्रुपिंग मेथड पे प्लीज फोकस डालना। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग वहां पर डालना, एंड एक क्वेश्चन में अगर ना समझ आए तो 2, 3, 4 कर लेना, बट समझ लेना उसको। ठीक है, बस ये लास्ट है। ये कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई हमारा डेटा सिमिट्रिकल है, सिमिट्रिकल जैसे मेरे हाथ है, ये हाथ और ये वाला हाथ दोनों सिमिट्रिकल है, ऐसे मैं मिला सकता हूं और तुमको मेरा दूसरा हाथ पीछे दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो अगर सिमिट्रिकल डेटा है तो मीन, मीडियन, मॉड भी एक दूसरे के पीछे ओवरलैप कर जाएंगे, एंड मीन, मीडियन, मॉड तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे। बट अगर एसिमिट्रिकल डेटा है तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, मॉड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो अगर मान के चलो ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं कि इफ देयर इज एन एसिमेट्रिकल डेटा और मीडियन की वैल्यू दे दी और मॉड की वैल्यू दे दी, तो मीडियन की वैल्यू यहां डालना, मॉड की वैल्यू यहां निकालना और मीन फाइंड आउट कर लेना डायरेक्ट। सिमेट्रिकल में तीनों बराबर होते हैं, एसिमेट्रिकल में ये फॉर्मूला रहता है, मॉड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसको कुछ एम्पेरिकल फॉर्मूला भी बोलते हैं। बस ये एक था, और बस भाई हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन सारा खत्म। लास्ट टॉपिक, बस अब तुम्हारे 5 मिनट और लूंगा। ठीक है, कितना टाइम ले लिया मैंने तुम्हारा, चाय मेरी पड़ी पड़ी ठंडी हो गई है, चाय को मारो गोली, क्योंकि भाई अभी फ्लो चल रहा है तो फ्लो को तोड़ेंगे नहीं मैं। भाई हमने सारा प्रैक्टिकल पोर्शन, मीडियन, मॉड आज कर लिया है, अरिथमेटिक मीन करवा चुका हूं। शायद वहां पे मैंने थ्योरी नहीं करवाई थी, मैंने कहा था कि आगे करवाऊंगा या पता नहीं क्या सीन है, बट आज मीन, मीडियन और मॉड तीनों की थ्योरी करवा दूंगा। इसी टेबल से सारी चीजें याद हो जाएंगी, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, इसी टेबल से सब याद हो जाएगा। बस ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, ध्यान से सुनना, बात ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। भाई सर पहला चीज, और एक चीज बताता हूं, ये भी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ये सब पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, बट ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। ठीक है, मतलब हम ये स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं ना, तो इन स्टेटमेंट्स में जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं वो सारी हैं, बट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज इज अ नेगेटिव थिंग, वो एक गलत बात है, दैट इज अ बैड थिंग फॉर, मतलब अगर आई एम मीडियन और आई एम अफेक्टेड बाय, या फिर आई एम मीन और आई एम अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, तो ये मेरी कोई खूबी नहीं है, ये मेरी बुराई है, ये एक मेरी डीमेरिट है। तो बस इसी से ही हम मीन, मीडियन, मॉड के फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स सब जान लेंगे इसी टेबल से। रिजिडली डिफाइंड फॉर्मूला, फर्स्ट एस्पेक्ट, जो कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। रिजिडली डिफाइंड फॉर्मूला मीडियन का भी होता है, मीन का भी होता है, बट हमने साफ साफ देखा मॉड का इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में कोई रिजिडली डिफाइंड फॉर्मूला नहीं था, इसलिए उसके आगे क्रॉस लगा दिया। तो सर इसका मतलब अब हम क्या करें, एक टेबल बनाओ, एक टेबल बनाओ मीन की, मीडियन की भी, मॉड की भी, तीनों अलग अलग पेजेस पे, एंड एक तरफ लिखो मेरिट, एक तरफ लिखो डीमेरिट, एंड मीन के मेरिट में डाल दो कि इट हैव अ रिजिडली डिफाइंड फॉर्मूला, मीडियन के मेरिट में डाल दो कि इट हैज अ रिजिडली डिफाइंड फॉर्मूला, और मॉड के डीमेरिट में डाल दो कि इट डू नॉट हैव अ रिजिडली डिफाइंड फॉर्मूला। सर नहीं समझ आया मेरे भाई लाडले, तुम ये भी मत करो, तुम्हारे लिए मैं ये भी लेकर आया हुआ हूं। ठीक है, मीन का मेरिट में आ गया रिजिडली डिफाइंड फॉर्मूला, मीडियन के मेरिट में आ गया रिजिडली डिफाइंड फॉर्मूला, और मॉड के डी मेरिट में चला गया नॉट हैविंग अ डिफाइंड फॉर्मूला। ठीक है भाई, बस ये टेबल भी याद करने की जरूरत नहीं है, अगर तुमको वो ये वाली टेबल याद हो जाएगी, कंपैरिजन वाली। ठीक है, अगला चलते हैं, कंसीडर ऑल ऑब्जर्वेशंस। सारी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सिर्फ एक अरिथमेटिक मीन ही ऐसा है जो सारी ऑब्जर्वेशंस को कंसीडर करता है, बिकॉज हम अरिथमेटिक मीन में सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस करते हैं। बट ये जो हमारे मीडियन एंड मॉड है ना, इसमें सिर्फ हम सेंट्रल वैल्यू देखते हैं। जैसे मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2th टर्म, उसको सारी टर्म से लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ n+1/2th टर्म या n/2th टर्म चाहिए। वैसे ही मॉड को सारी ऑब्जर्वेशन से लेना देना नहीं है,
उसको सिर्फ हाईएस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन चाहिए, इसलिए ये सारी ऑब्जर्वेशंस को कंसीडर नहीं करते। तो तुम्हारा भाई ये भी लिख के लाया, मैंने ये मेरिट में लिख दिया मीन के कि कंसीडर ऑल द ऑब्जर्वेशंस, और डीमेरिट में लिख दिया डू नॉट कंसीडर ऑल ऑब्जर्वेशंस मीडियन के भी और मॉड के भी नॉट। अच्छा, मॉड का तो दूसरा डीमेरिट आ गया, डू नॉट कंसीडर ऑल ऑब्जर्वेशंस, ये मॉड का मेरिट आ गया, डीमेरिट आ गया, सॉरी। थर्ड आता है फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट मीन का होता है बट मीडियन और मॉड का नहीं होता। सर मुझे नहीं पता व्हाट इज फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, वो भी समझा देते हैं मेरे भाई। फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट का मतलब होता है सर, जब अगर थोड़ा बहुत याद हो अरिथमेटिक मीन तुमको, तो मैं एक सीरीज 1 का मीन निकालता था, फिर सीरीज 2 का मीन निकालता था, और फिर इन दोनों का कंबाइंड मीन निकाल देता था। कंबाइंड मीन एक टॉपिक करा था, भूल गए हो तो इसका मतलब अरिथमेटिक मीन रिवाइज करने की आपको जरूरत है। तो भाई कंबाइंड मीन जैसा अगर टॉपिक, कंबाइंड का मतलब क्या है कि हमने दो मीन्स को फर्दर ट्रीट करा एंड एक नई चीज बना दी। तो फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट मीन के केस में हमने करी थी क्योंकि कंबाइंड मीन नामक एक टॉपिक हमने करा था। बट क्या मैंने तुमको कंबाइंड मीडियन या कंबाइंड मॉड नामक कोई चीज पढ़ाई? मैंने इसलिए नहीं पढ़ाई क्योंकि होती ही नहीं है, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। इसीलिए फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट मीन की हो सकती है बट मीडियन और मॉड की नहीं हो सकती। तो वही चीज मैंने लिखा इसके मेरिट में कि इसकी फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट हो सकती है मीन की। मीडियन का डू नॉट हैव एनी फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, ये मीडियन का दूसरा डीमेरिट आ गया। एंड मॉड का डू नॉट हैव एनी फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, ये मॉड का तीसरा डीमेरिट आ गया। ठीक है, फिर आगे चलो भाई। तीसरा है इजी टू कैलकुलेट। ये तीनों का ही एडवांटेज है, तीनों का इजी टू कैलकुलेट, तीनों के मेरिट में लिखा जाएगा कि तीनों को ही इजी है कैलकुलेट करना। किसके लिए इजी है भाई? जो पढ़ाई कर रहा है, जिसको फॉर्मूलाज याद है या उसने फॉर्मूलाज नोट डाउन कर रखे हैं, जिसको अच्छी नॉलेज है स्टैटिस्टिक्स की, उसके लिए इजी है, सबके लिए नहीं है। एक विद्वान के लिए इजी है मीन मीडियन मॉड को कैलकुलेट करना, एक लप्पू के लिए इजी नहीं है भाई। तो डोंट बी अ लप्पू, बी अ विद्वान। अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। अब ये एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होती हैं? एक्सट्रीम वैल्यूज मैंने मीन वाले टॉपिक में, चलो छोड़ो मीन वाले टॉपिक को। एक्सट्रीम वैल्यूज होती है कोई बहुत ही बिग या फिर स्मॉल वैल्यू। हमारी ऑब्जर्वेशंस जो भी चल रही है, जैसे मेरी मान के चलो ऑब्जर्वेशंस है 10, 20, 30, 40, 50, और अचानक से एक ऑब्जर्वेशन आ जाती है 10 करोड़, 100 करोड़, 10 करोड़, 7 करोड़, समझ रहे हो? 10, 20, 30 की बात चल रही है और अचानक से 7 करोड़, तो दैट इज एन एक्सट्रीम वैल्यू। तो एक्सट्रीम वैल्यू से कौन अफेक्ट होता है? सिर्फ मीन अफेक्ट होता है। मीडियन एंड मॉड आर नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। इसका कारण दो सर, कारण दो। कारण मेरे भाई ये रहा, कारण ये है अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, वही एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट होगा हु कंसीडर ऑल द ऑब्जर्वेशंस। एंड मैंने बताया था सिर्फ एक मीन ही ऐसा होता है जो सारी ऑब्जर्वेशंस को कंसीडर करता है। मीन सारी ऑब्जर्वेशंस को कंसीडर करता है, इसीलिए मीन इज अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज, मीडियन एंड मॉड आर नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। समझो ना, अगर एक एक्सट्रीम वैल्यू आ जाती है तो मीन ही एक ऐसा है जो उस एक्सट्रीम वैल्यू को कंसीडर करेगा, बिकॉज इट कंसीडर्स ऑल द ऑब्जर्वेशंस। बट मीडियन और मॉड उस एक्सट्रीम वैल्यू को निगलेक्ट मार देंगे, उनको तो सिर्फ n+1/2 टर्म से मतलब है या हाईएस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन से मतलब है। और जब एक एक्सट्रीम वैल्यू आ गई है तो वो हाईएस्ट अकरिंग तो हो नहीं सकती, तभी तो वो एक्सट्रीम हुई है, और मिडल में भी नहीं आ सकती, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू हो तो या तो सबसे कोने में होगी या तो सबसे छोटी वैल्यू होगी। ठीक है, इसीलिए मीडियन और मॉड एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट नहीं होते। अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज मीडियन एंड मॉड नहीं होते, एंड ये एक एडवांटेज है मीडियन और मॉड का। देखो, अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ मीन, तो मैंने इसके डीमेरिट में डाल दिया। बट नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज इज एन एडवांटेज ऑफ मीडियन, एंड नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज इज एन एडवांटेज ऑफ मॉड। बस भाई खत्म होने वाला है हिसाब किताब। लास्ट चीज
ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या है भाई? सर ये तो आपने कराया ही नहीं। ग्राफ पर तो ना आपने मीन, मीडियन और मोड तीनों ही प्रेजेंट नहीं कराए हैं, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मीडियन और मोड की भी नहीं होनी चाहिए, तो इसके आगे टिक क्यों लगाया? मेरे भाई जाओ और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वाला लेक्चर खोलो जो वन शॉट अपलोड करा है। वहां पर मैंने बताया है मीडियन को भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करा जा सकता है। मीडियन कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ ओजाइव्स एंड मॉड कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। अगर नहीं याद है तो जाओ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वाला चैप्टर खोलो, एंड मैंने मीडियन भी फाइंड आउट करा है विद द हेल्प ऑफ ओजाइव्स एंड मॉड भी फाइंड आउट करा है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। ठीक है, तो इसीलिए मीडियन और मॉड का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इज पॉसिबल एंड दैट इज एन एडवांटेज ऑफ मीडियन एंड मॉड, बट मीन को हम ग्राफिकली प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। बस भाई खत्म। कैन नॉट बी ग्राफिकली प्रेजेंटेड, डू नॉट हैव एनी फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, सॉरी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इज पॉसिबल, ये इसका मेरिट है, और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इज पॉसिबल, ये इसका भी मेरिट है। बस भाई अपनी क्लास खत्म है। 2 मिनट समरी की स्लाइड तुम्हारे सामने है। 2 मिनट समरी में मैं कुछ नहीं लिख रहा, बस सारी चीजें बता रहा हूं। हमारा पूरा अरिथमेटिक, मीन, मीडियन, मॉड सब खत्म। सर थ्योरी कैसे करे? थ्योरी भाई इतनी कर लो, बहुत है इस चैप्टर में, इससे ज्यादा मत करो। एक अगर याद हो तो मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन करवाया था, वो जरूर कर लेना। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन करवाई थी, वो प्रॉपर्टीज जरूर करनी है आपको। एंड उसके बाद मीडियन और मॉड की प्रॉपर्टीज भी है, नहीं है, बस मीडियन और मॉड के फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। सर आपने तो मेरिट्स और डीमेरिट्स कराए, फीचर्स तो कराए नहीं। अबे मेरे भाई वो 6 के 6 उसके फीचर्स ही है। ठीक है, तो थ्योरी पूरी खत्म। मीन, मीडियन, मॉड कैसे फाइंड आउट करते हैं? स्पेशल केसेस में फाइंड आउट करना हो तो स्पेशल केस को कन्वर्ट कर दो पहले कंटिन्यूअस सीरीज में, फिर फाइंड आउट कर लो। कंटिन्यूअस सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज हो, इंडिविजुअल सीरीज हो, सब में फाइंड आउट करना सिखा दिया मीन, मीडियन, मॉड, और उसकी थ्योरी भी करा दी मेरे भाई। पूरा A to Z खत्म करा दिया। इससे बाहर आना पेपर में, इससे कुछ बाहर आ जाए प्रॉपर्टीज या फिर मतलब बहुत मुश्किल है, नहीं आ सकता। तो इसको ढंग से कर लेना, इसी को 1-2 बार देख लेना, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करनी तो इन्हीं क्वेश्चंस को 2 बार कर लेना। बस भाई तुम्हारा चैप्टर खत्म। तुम्हारा भाई अब मिलेगा अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर कौन सा होगा मेरे भाई? अगला लेक्चर मेरा होगा कोरिलेशन का। बहुत जल्दी मिलने वाला हूं कोरिलेशन के लेक्चर में। ठीक है, तो बस ये पेस कॉमर्स बैच है। अगर पीडब्ल्यू ऐप पे देखना है तो यहां पर ये वाला ऐप ओपन कर लेना, फ्री बैच है, एनरोल कर लेना सिर्फ। ठीक है, फ्री बैच है, कोई पैसा नहीं देना भाई तुमको। तो अगर नोट्स वोट्स चाहिए ना तो नोट्स वोट्स यहां से ले सकते हो। नोट्स क्लास में जाओगे, जो भी क्लास का नोट्स चाहिए तुमको, वहां पे जाके ये नोट्स वाले सेक्शन से ये जो पीपीटी मैं दे रहा हूं इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और क्या सीन है, ये थोड़ा हमारा बैचेस का प्रमोशन है। ठीक है भाई, पैसा मिलता है तो प्रमोशन करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा प्रमोशन भी करा लो। ये उदय 1.0 बैच है, ये तो अपना इनिशियल बैच है। ये उदय 2.0 ये भी चालू है, उदय 3.0 भी चालू है। मतलब ये उदय प्रो बैच है। उदय प्रो बैच इसलिए थोड़ा सा बेस्ट हो जाता है कि इसमें कोई भी नया बैच आएगा तो तुमको अपने आप एक्सेस मिल जाता है। बस ये थोड़ा सा अलग है। ये कॉमर्स कक्षा बैच है भाई, इसमें अपने पास बहुत कम बच्चे हैं, 50-100 बच्चों का बैच होता है, जिसमें हम लाइव इंटरेक्शन कर लेते हैं। लाइव डाउट सेशन रख लेता हूं मैं ही पढ़ाता हूं इसमें, इसके अंदर इकोनॉमिक्स, तो लाइव डाउट सेशन रख लेते हैं थोड़े से। ठीक है, बस भाई इतनी सी कहानी थी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। एंड इतना मतलब कमेंट्स में मुझे सपोर्ट भी मिलता है, बट और दो ना यार, और जल्दी जल्दी लाऊंगा ना फिर वीडियोस, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। जिन बच्चों ने मेरा वेट करा उनके लिए आई एम रियली सॉरी भाई कि थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है, बट कोरिलेशन वाला चैप्टर बहुत जल्दी लाके दूंगा। एंड प्लीज थोड़ा सा कमेंट्स में एक्टिव रहो। ठीक है, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर। अगले सेशन में मिलेंगे एंड कोरिलेशन को भी उड़ा डालेंगे। बाय बाय।